हम आपको अपने कोर्स में क्या क्या है। तो इसका फर्स्ट जो पेपर, इसका एक ही पेपर होगा जिसके अंदर 2 पार्ट्स में सेक्शन डिवाइड होंगे। जो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा वो जीके और जीएस का पार्ट होगा, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और जनरल जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सब कुछ आएगा। और जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें आएगा राजस्थान म्यूनिसिपलिटी एक्ट, जिसके अंदर जो भी मतलब नगर पालिकाओं की धाराएं वगैरह होती है, जो उनका वर्क प्रोसेस होता है, उसके बारे में वो क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करेंगे। तो ये इसका शॉर्टकट में एक रिव्यू है। अब हम इसको डिटेल में आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के लिए कि जैसे कि 120 मार्क्स यहाँ पर होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे और आपको मतलब एक ऑप्शन लेना है, जैसा कि बेसिक हर एग्जाम में होता है अपने साथ में। और वही 5 ऑप्शन इसके अंदर होंगे, जिसके अंदर से आपको अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आपको 5वां आंसर, वो जो मार्क है उसको फिल करना है। अगर 5 से ज्यादा अपने मार्क को फिल नहीं किया तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारे लोग ये गलती कर देते हैं जल्दबाजी के अंदर। तो हमको जो नहीं आ रहा है उसको 5वें वाले पे मार्क करना ही है। कि थोड़ा सा भी राजस्थान गवर्नमेंट का नया कुछ स्कीम निकाला है उन्होंने परीक्षा पारदर्शिता रखने के लिए। अब हम टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक्स क्या क्या है इसके। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सामान्य ज्ञान 80 अंक नंबर का आएगा, जिसमें से हमारा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत है, जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये वाला सब्जेक्ट मेरे पास में, इसलिए राजस्थान का भूगोल आपको हमारे ही एकेडमी के अच्छे इंस्ट्रक्टर्स और पढ़ाएंगे। उसके बाद में भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली के लिए भी आपको हमारे ही कोर्स के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और समसामयिक घटना, मतलब आपको सारा का सारा हमारे ही अच्छे वाले इंस्ट्रक्टर्स आपको ये सब कुछ पढ़ाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और म्यूनिसिपल एक्ट के लिए भी हमारे पास में अलग से एक ऑफर है, जिसको आप चाहो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक क्या है, हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। कभी नगर पालिकाओं के बारे में हमने इतना डिटेल में पढ़ा ही नहीं होता है, तो हमको पता ही नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आपको हमारे सर अच्छे से इसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके और आपकी सफलता को हम सुनिश्चित कर सके। अब आधार अपडेट है। आधार अपडेट के अंदर अभी आरटीसी ने एक ऐसा रूल निकाला है कि आपका आधार कार्ड 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जिसमें जो पिक्चर्स लगा हुआ होता है। तो आपके जितने भी पुराने पिक्चर्स है आधार कार्ड के ऊपर लगे हुए, आप उनको अपडेट करा दीजिए। तो ये क्या है ना कि बाद में आपको परेशानी नहीं करेगा। अब हमारा जो डिटेल में सिलेबस है उसके अंदर है पहला राजस्थान का कला, इतिहास, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। मतलब बेसिकली इसको बोले तो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इसमें हमारे पास में क्या क्या है, राजस्थान के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण युग और कांस्य युग तक। मतलब कि जो स्टोन एज था राजस्थान का, जब आदि मानव आया था, आदि मानव से लेकर के जो हमारा कांस्य युग, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता, वहां तक का हमको पूरा देखना है कि कैसे एक आदि मानव से हमारा एक उद्भव हुआ था। उस आदि मानव से लेकर के हम एक सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता इतनी फेमस सभ्यता है, हम वहां तक कैसे पहुंचे, ये पूरा एक जर्नी है जिसको हम कवर करेंगे। सेकंड उसमें आ जाएगा आपका कि ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईसवी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र। अब जैसे ही हमारा हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, उसके बाद में हमारी कौन सी और सभ्यताएं आई, उसके बाद में जो हमारे ये राजा महाराजा आए, किंगडम्स बने, डायनेस्टीज बनी इतनी सारी, तो उसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र थे, यहाँ पे धर्म कैसा था, समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, हमको इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमारे आएंगे प्रमुख राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब जो इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ पे राजा हुए थे, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, मान सिंह, तो इन्होंने अपने जीवन में जो सांस्कृतिक और जो राजनीतिक उपलब्धियां हासिल करी थी, जो ये राजवंश थे, इन्होंने और क्या क्या मतलब किया था, मुगलों से संबंध स्थापित किए थे इन्होंने, तुर्कों से युद्ध किए थे, तो हमको इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राज्य व्यवस्था, और इसके साथ साथ जो हमारा मध्यकालीन राजस्थान था उसका जो प्रशासन व्यवस्था कैसे चलती थी, कैसा एक शासन का राजा एक शासन करता था, और कैसे ही वहां पर जो राज व्यवस्था थी और जो न्याय व्यवस्था थी वो वहां की कैसी थी। इसके बाद में हम आ जाएंगे आधुनिक राजस्थान के उदय के ऊपर। जब अंग्रेज आ गए थे हमारे भारत के अंदर, अब उन्होंने जब भारत में आए तो वो राजस्थान के अंदर भी उन्होंने एंटर किया।
अब राजस्थान में क्या क्या चेंजेस है उन अंग्रेजों के आने के बाद में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि 19वीं-20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारण, अब जब अंग्रेज लोग आए तो लोग थोड़ा सा पढ़ने भी लगे, तो फिर उन्होंने देखा कि हमारे आजू बाजू फैली हुई है, हमको उसको कैसे दूर करना है। तो उन लोगों ने हमको जागरूक किया, तो कुछ लोग जागरूक हुए और उन्होंने अपनी ही कुरीतियों के खिलाफ लड़ना चालू किया। कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे क्योंकि वो हमके ऊपर थोड़ा सा अत्याचार वगैरह कर रहे थे, तो ये सब चीजें इसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद में राजनीतिक जागरण आ जाएगा, समाचार पत्र, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका आ जाएगी कि उस समय कौन कौन से समाचार पत्र चल रहे थे, कौन सी पत्रिकाएं चल रही थी, वहां पे कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी जो हमको आजादी के लिए प्रेरित कर रही थी। 20वीं शताब्दी के अंदर जनजाति और किसान आंदोलन हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जैसे ही किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए थे वो तो हम सब जानते ही है। तो अपने राजस्थान में कौन कौन से ये आंदोलन हुए थे, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, फिर उसके बाद में जब प्रजामंडल आंदोलन हुए और फिर जब लास्ट में राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो ये पूरे ये 4 टॉपिक के अंदर हमारा राजस्थान हिस्ट्री कवर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम आ जाएंगे इसके आर्ट एंड कल्चर पे। अब राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर तो वैसे ही बहुत रिच है ना। तो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की वास्तु परंपरा, जो भी यहाँ के मंदिर, मस्जिद, किले, महल, बावड़ियां कैसी बनी हुई है, क्या उनके अंदर स्पेशलिटीज है, क्या नहीं है, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचना जिसमें हमारे बावड़ी, कुएं, ये सब कुछ आ जाएंगे। चित्रकला की विभिन्न शैली और हस्तशिल्प आ जाएगा। उसके बाद में आएगी प्रदर्शन कला, मतलब कि जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नाटक, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी प्रदर्शन कला के अंतर्गत आता है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर भाषा और साहित्य, राजस्थान की बोलियां, राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य। अब राजस्थानी भाषा भले ही हमारी है, लेकिन अलग अलग स्थानों की अलग अलग बोलियां हैं, जैसे ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी है, जोधपुरी होती है, तो ये अलग अलग बोलियां है ना, तो हमको इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना होगा। धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय राजस्थान में संत और संप्रदाय। अब राजस्थान का धार्मिक जीवन कैसा था, यहाँ पे कौन कौन से धार्मिक समुदाय हुए थे और यहाँ के संत कौन से थे, राजस्थान के लोक देवी देवता कौन से थे, यहाँ के मेले, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण, ये जो पूरा हमारे कल्चर होता है ना, उस कल्चर के बारे में हमको पढ़ना होगा। उसके बाद में आएंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कि यहाँ की जो फेमस पर्सनालिटीज थी वो कौन कौन थी। इसके बाद में आएगा लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, संस्कृति, परंपरा, विरासत। और उसके बाद में आ जाएगा हमारा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो राजस्थान टूरिज्म के ऊपर है, जो हमको थोड़ा पता ही है, उसके बारे में हम डिटेल से और जान लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल आ जाएगा, ये आपको सब पता ही है भूगोल के अंदर क्या क्या आएगा। इसके बाद में हमारी भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली आ जाएगी, जिसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका ये कैसे काम करते हैं, सरकारें कैसे चलती है, इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में हमारी आएगी राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। अब जैसे ही देश चल रहा है वैसे राजस्थान भी चलेगा, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, यहाँ के जो एमएलए है उनके क्या कार्य होते हैं, हमारे लिए कौन सी सुविधाएं होती है, ये सब कुछ हम इसके अंदर जानेंगे। और उसके बाद में हमारा आ जाएगा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कई समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर, जिससे हमको अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। तो अभी ये जैसे कि ये 5 टॉपिक है, तो आप ये मान लीजिए अगर 80 नंबर का हमको इसका वेटेज दिया ना, तो हम पर टॉपिक 20 क्वेश्चन को मान के चल सकते हैं कि हमको एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन वहां पे पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो अब जैसे कि राजस्थान से और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, तो ये 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हम ये भी मान सकते हैं कि भाई 10 प्रश्न राजस्थान इतिहास से आ सकते हैं और 10 प्रश्न इसके कला और संस्कृति से आ सकते हैं, या फिर 15 प्रश्न भी इतिहास से आ सकते हैं और 5 प्रश्न भी कला संस्कृति से आ सकते हैं। तो ये कुछ फिक्स नहीं है ऐसा, पर हाँ इतना है कि 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे अपने। तो प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसका सबका बराबर का वेटेज चल रहा है। उसके बाद में हमारा 40 नंबर का जो आएगा वो आएगा नगर पालिका अधिनियम। तो ये भी एक अच्छा खासा पूरा का पूरा पेपर के अंदर अपना वेटेज रखता है 40 नंबर का। ठीक है, अब इसके अंदर भी जैसे कि अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो ये आ गया नगर पालिका अधिनियम 2009 वाला, जिसके अंदर आपके नगर पालिकाओं का गठन आ गया, कार्य संचालन, नगर पालिका की संपत्ति, वित्त और नगर पालिका निधि, नगर पालिका राजस्व, नगर विकास योजना, शक्तियां, अपराध, अभियोजन, वाद विवाद, ये सब
माफ कीजिए, ये सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद में ये जो 3 एक्ट है हमारे, सामान्य क्रय अनुबंध का नियम, कार्य संचालन का नियम और समितियों की शक्ति, कर्तव्य, कृत्य का नियम, ये इसमें आ जाएगा। और इसके बाद में जो हमारी सरकार द्वारा, चाहे वो राजस्थान सरकार हो चाहे वो भारत सरकार हो, उनका संयोजित रूप से जो भी हमारी योजनाएं चल रही है, जिसमें से स्वच्छ भारत मिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा रसोई हम सब जानते ही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन योजना, हृदय योजना, राजस्थान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, ये सारी योजनाएं हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, हमको इसके बारे में पढ़ना होगा। तो ये सब कुछ मिलाकर के हमारा 40 नंबर का प्रश्न यहाँ से नगर पालिका अधिनियम से बनेंगे। तो ऐसे करके आपके 120 नंबर का पेपर आएगा कुल मिला के, जिसमें से 80 नंबर का आपका जीके जीएस होगा और 40 नंबर का आपका नगर पालिका अधिनियम होगा। ये आपका क्लियर हो गया कि कितने कितने नंबर कहाँ से हमको मिलने वाले हैं और हमको कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। वैसे फोकस तो हमको बराबर ही करना है, क्योंकि सबका वेटेज बराबर का ही चल रहा है, 20-20 नंबर का। ठीक है, अब कट ऑफ मार्क्स पे आते हैं। हालांकि पिछली बारी कैंसिल हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो उसका रिजल्ट आया था, तो उसमें जो कट ऑफ मार्क्स आए थे वो इस तरीके के आए थे। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स था वो 108 था, फीमेल्स के लिए वो 106 था, विडो के लिए वो था 89.39। ठीक है, टीएसपी का इसमें कुछ नहीं था, ईडब्ल्यूएस में 105 था और वुमेन्स का 103 था, एससी का 101 था, वुमेन्स का 98 था और विडो का 61 था। अगेन टीएसपी की कोई सीटें नहीं थी, तो इसको खाली छोड़ दिया गया था। ईडब्ल्यूएस का 105, 103 हो चुका है, एससी का भी मैंने आपको बता ही दिया है। अब उसके बाद में एसटी का आया था 103 और 102 मैन वुमेन का, और विडो का आया था 67, ओबीसी का आया था 107, वुमेन्स का 104 और विडो का आया था 83.84। एसबीसी एमबीसी का आया था 104 मेंस का और 98 आया था वुमेन्स का। तो ये तो हमारा हो गया वर्टिकल। अब आएगा हॉरिजॉन्टल, जिसमें से एक्स सर्विसमैन का हमारा 100.52 था। बाकी ये जो हैंडीकैप में जैसे बीएल और एलवी 94.37, डीएच पॉइंट एच का आ गया अपना 88.75, एलडी और सीपी और अदर्स का आ गया अपना 97.74। तो ये जो हमारे थे कट ऑफ है। अब इसके बाद में जो गवर्नमेंट बॉडीज के जो एम्प्लॉइज थे, उन्होंने जो पेपर दिया था, उनका जो कट ऑफ था वो हमारा था 103.4 और 102.6। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे कट ऑफ थे। तो अब देख लीजिए, आपको इस हिसाब से हमको मतलब 120 में से अगर 108 मार्क्स आएंगे तो पिछली बार कुछ चांस बना था, तो इस बार हो सकता है कि कट ऑफ इससे भी हाई चला जाए या इससे थोड़ा सा कम जा सकता है, पर कम की तो उम्मीद नहीं है, हाई जा सकता है। हमको हमारी तैयारी को अच्छा रखना है बस। इसके बाद आपके पेपर्स हम जल्दी लॉन्च करेंगे आपके लिए। फैकल्टीज हमारी ये फैकल्टीज है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए ये हमारी पूरी फैकल्टी है। अब उसके बाद में है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर के लिए देखिए, अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही कॉम्बो में पढ़ना है और प्लस उसमें टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूड रहेगी, तो पहले ये 6,000 की थी, लेकिन अभी एक ऑफर चल रहा है और इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये आपको 2,999 रुपए में मिलेगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ बी पार्ट और सी पार्ट मतलब कि सिर्फ नगर पालिका अधिनियम पढ़ना है और आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो ये पहले हमारी 2,999 रुपए की थी, जिसपे अभी ऑफर चल रहा है, तो ये 55% ऑफ होकर के 1,349 रुपए के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अब सिर्फ म्यूनिसिपल रूल्स आपको पढ़ने हैं, नगर पालिका अधिनियम ही पढ़ना है, तो ये आपको सिर्फ 999 रुपए में पड़ेगा, और सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो ये आपको 499 रुपए में पड़ेगी। तो देख लीजिए, आप इसको खरीद के अपनी तैयारी को तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है। मार्च में इसका एग्जाम है, 25 मार्च को। समय सच में ही बहुत कम है और हमारे पास में कोर्स बहुत लेंथी है, इसका दिखने में छोटा लगता है पर इतना छोटा है नहीं ये कोर्स। तो जल्दी से हमको कोर्स खरीदना है और अपनी तैयारी को शुरू करना है। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन था एग्जाम का, जो कि नगर पालिका आता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं।
आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास का जो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट है। वैसे तो इतिहास का मतलब होता है जो चीजें बीत चुकी है, मतलब इतिहास मतलब हमारे साथ ही रहता है। जैसे कि अभी आधे घंटे पहले का समय भी बीत गया है तो वो हमारे लिए इतिहास बन चुका है। तो इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इतिहास हमारे लिए। तो अब जैसे कि अभी हम एकदम आधुनिक आया था, एक पॉइंट है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास का जो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट है। वैसे तो इतिहास का मतलब होता है जो चीजें बीत चुकी है, मतलब इतिहास मतलब हमारे साथ ही रहता है। जैसे कि अभी आधे घंटे पहले का समय भी बीत गया है तो वो हमारे लिए इतिहास बन चुका है। तो इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इतिहास हमारे लिए। तो अब जैसे कि अभी हम एकदम आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमसे पहले वाले लोग कैसे थे। मतलब आज से लाखों साल पहले, 6 लाख साल पहले जब मानव उत्पन्न हुआ था, आदि मानव के वो रूप में था, वो कैसा था, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, हमको कुछ ज्यादा पता नहीं है अभी उनके बारे के अंदर। तो जब हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको पहले उनको जानना होता है कि वहां से हम कैसे यहाँ तक पहुंचे, एक लंबी जर्नी को पार करके। ठीक है, तो अब जैसे इतिहास अगर हम ऐसे देखना चाहें तो 6 लाख साल, 10 लाख साल जो हमको अभी तक पता है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि अभी हाँ इतना हो सकता है, लेकिन ये उससे भी पहले का इतिहास है जो हम नहीं जानते आज तक। तो हमारे इतिहासकारों ने क्या किया ना कि इसको 3 फॉर्म में उसको डिवाइड कर दिया कि भाई अगर आप एकदम से सब कुछ याद नहीं रख सकते तो आप इसको डिवाइड करके के 3 पार्ट में इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम देखें तो हमारा जो इतिहास है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट है प्राकृत इतिहास, सेकंड है आद्य इतिहास और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि भाई कौन सा वाला जो बोलते हैं ना एक इंसिडेंट कौन से वाले काल के अंदर हुआ। तो इसका सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। प्राकृत इतिहास का मतलब ये होता है कि हमारे पास में उस समय ना तो कुछ उन लोगों को समझने की कोई भाषा थी, नहीं हमारे पास में उनकी कोई लिपि थी। ठीक है, ना तो हम उनको पढ़ पाए, नहीं उनकी कोई भाषा को जानते, नहीं उनका कुछ लिखा हुआ हमको मिला है। जो भी है मिले उनके पत्थर वगैरह, जो उनके औजार थे, जो उनकी वो पेंटिंग्स थी गुफाओं के अंदर, सिर्फ वो मिला है। तो ये जब पार्ट्स आता है ना, ये हमारा प्राकृत इतिहास के अंदर आता है। ठीक है, कि ना भाषा है ना लिपि है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में, जो है वो औजार है, उनको देख करके हमको देखना है कि भाई क्या उस समय हुआ था। सेकंड हमारा आता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास हमारा हो जाता है कि भाई हमारे पास में लिपि तो है उन लोगों की, लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, उन लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। जैसे कि इसमें जो सबसे ज्यादा हमारा इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हमको सब कुछ पता है उनकी, लेकिन लिपि को आज तक भी कोई भी इतिहास का डिकोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता हमारी आती है, ये किसमें आती है? आद्य इतिहास के अंदर आती है। और अब उसके बाद में आ जाएगा अपना ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके अंदर हमारे पास में लिपि भी है, भाषा भी है और पर्याप्त सोर्सेज भी है उस चीज को जानने के लिए। जैसे कि अशोक के अभिलेख हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्के वगैरह जो थे, अभिलेख थे, नंद शासकों की जो बाट प्रणालियां थी मापन की, वो सारी चीजें हो गई। तो ये हमारा ऐतिहासिक काल के अंदर आएगा कि हमारे पास में भाषा भी है, लिपि भी है, उनको समझने के सारे तरीके भी है। आद्य इतिहास में हमारे पास में सिर्फ लिपि है, लेकिन हमको वो पढ़नी नहीं आती है। और प्राकृत इतिहास में तो ना भाषा है ना लिपि है, कुछ भी नहीं है, जो है वो औजार है और वो रॉक जो पेंटिंग्स होती है वो है। ठीक है, तो ये मतलब बोलते वर्गीकरण है इतिहास का, एक शॉर्टकट था कि भाई अपन को कैसे अपन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई आदि मानव जो था वो प्राकृत ऐतिहासिक का था कि आद्य ऐतिहासिक का था। तो हम आराम से बता सकते कि भाई आदि मानव का कुछ हमको पता ही नहीं है, लिपि व भाषा, तो वो प्राकृत ऐतिहासिक का था। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। अब इसका जो कालक्रम वर्गीकरण है कैसे है, जो प्राकृत इतिहास है बहुत पुराना है, जब मानव का प्रादुर्भाव हुआ था। तो ये जो हमारा चलता है, ये चलता है कम से कम
25 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर के 3000 साल ईसा पूर्व तक। ठीक है, मतलब ईसा मसीह के, ईसा पूर्व, एक ये जो हिस्ट्री में फॉर्म आता है ईपू और ईसवी, ये चीज क्या है? तो ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख साल पूर्व की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, एक लंबा टाइम पीरियड हो गया, लेकिन जो हमारे कैलेंडर चलते हैं अंग्रेजों वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके अंदर हमको जो भी डेट्स वगैरह होती है वो हमको उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की हम कितने की बात कर रहे हैं। तो ये जो बात है प्राकृत इतिहास की, ये हमारे ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो 25 लाख साल पहले से लेकर के 30,000 साल पहले तक की जो बात है वो हमारा आएगा प्राकृत इतिहास के अंदर। अब इसके बाद में आएगी हमारी आद्य इतिहास। आद्य इतिहास जो हमारा है वो हमारा बेसिकली 3000 साल ईपू से पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। मतलब कि भाई ईसा मसीह के 3000 साल पूर्व में जो था हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा था वो आद्य इतिहास का चल रहा था, जो कब तक चला? 300 ईसा पूर्व तक। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले तक का जो पूरा टाइम पीरियड था ये हमारा आद्य इतिहास में आता है। ठीक है, ये हो गया, ये 25 लाख साल पूर्व हो गया ईसा मसीह के जन्म से, ये 3000 साल पूर्व हो गया ईसा मसीह के जन्म से। अब ये ऐतिहासिक काल, ये जो हमारा होता है ये 600 ईसा पूर्व का है। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पूर्व से लेकर के जो चला था ना पूरा का पूरा काल, जिसके बाद में हमारे सारे राजवंश आए, जनपद काल आया, वैदिक काल आया, फिर कंटिन्यू करते करते हमारे मुगल वगैरह ये सब कुछ आया, तो ये हमारा ऐतिहासिक काल के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऐतिहासिक काल, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 600 ईसा पूर्व तक। ये हमारा हो गया 3000 ईसा पूर्व तक, और ये हमारा हो गया 25 लाख साल पहले तक। तो बहुत बड़ा सारा एक अमाउंट जो है हमारा टाइम का, वो हमारा प्राकृत इतिहास में बीता है, जिसमें हमारा आदि मानव का जो पूरा का पूरा नया फॉर्मेशन हुआ कि वो पहले कैसे किस तरीके से थे, फिर वो कैसे बनते गए, कैसे वो विकसित होके गए, कैसे उनका मतलब नए नए उन्होंने आविष्कार किए। तो ये सारा का सारा जो टाइम आता है वो प्राकृत इतिहास में आता है, कि मतलब हमने वो जर्नी पार करके हम आद्य इतिहास में है। आद्य इतिहास में हमने सभ्यता बनाई, हड़प्पा सभ्यता जैसी महान सभ्यता हमने बनाई। ठीक है, तो ये एक बड़ी सारी जर्नी है जिसको हम पढ़ेंगे, और जिसको पढ़ने में मजा भी बहुत आता है, क्योंकि पुरानी चीजों को जानना भी अच्छा लगता है कि पहले कैसे हुआ था, क्या हुआ था, एक मन में क्यूरियोसिटी रहती ही है हमारे। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने इंडिया का ये इतिहास का ये पार्ट पढ़ा था, अब हम इसमें राजस्थान के अंदर भी आएंगे, क्योंकि जब पाषाण काल था तो दुनिया में था, दुनिया से भारत में था, भारत से राजस्थान में भी वो चीज थी ही हमारे। तो अब राजस्थान के अंदर पूरा पाषाण काल का क्या था, मतलब पाषाण काल कैसे आया, स्टोन एज कैसे आया? तो राजस्थान में जो स्टोन एज था 3 पार्ट में डिवाइड था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को प्री हिस्टोरिक काल बोलते हैं, मध्य पाषाण को माइक्रोलिथिक बोलते हैं मतलब इंग्लिश के अंदर, और नव पाषाण को नियोलिथिक बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इंग्लिश फॉर्म में भी आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो पूरा पाषाण काल जो हमारा था वो 6 लाख साल से 1.5 लाख साल पूर्व तक आ गया। थोड़ा सा राजस्थान में क्या है ना, थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाएगा, मतलब इंडिया के पार्ट से और राजस्थान के पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा। तो ये हमारा 6 लाख साल पूर्व से 1.5 लाख साल पूर्व हो गया। मध्य पाषाण काल हमारा जो था वो 1.5 लाख साल से 35,000 साल ईसा पूर्व हो गया, और जो नव पाषाण काल था वो 35,000 साल से हमारा 10,000 साल ईसा पूर्व हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे कालक्रम है। अब पूरा पाषाण काल, ये हमारे पास में पूरा पाषाण काल का स्लाइड है। इन सब चीजों के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे, उसमें होती है इनके हथियार और इनकी साइट्स, कि भाई कहाँ से कौन सी साइट के ऊपर क्या मिला है, हथियार हो गया, और इनके जो मुख्य मुख्य स्थल थे वो कहाँ पर थे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल जो हमारा था 25 लाख साल ईसा पूर्व वाला, उसका जो मेन जो हथियार था वो था हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, कोर और ब्लेड। ठीक है, ये चॉपर ऐसा होता है, हैंड एक्स ऐसी होती थी, कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, और क्लीवर, क्लीवर मतलब होता है तीखा सा पत्थर, जैसे ये आपको दिख रहा है इधर इसका पॉइंट होता है, और ये कुल्हाड़ी, मतलब उनकी हथियार तो थे, ठीक है, वो पत्थर जैसे अभी अपने नॉर्मल पत्थर होते हैं, वो उन्होंने उनसे हथियारों को इजाद किया था। ये इस तरीके के इनके पूरे के पूरे हथियार है। एक सेकंड, ये देखिए, ये पूरे इनके इस तरीके के हथियार है। तो एक बार आप हथियार उसको देख लीजिए अच्छे से। इसमें से चॉपर क्या होता है, हैंड एक्स, और हमारे लिए जो पूरा पाषाण काल में जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे
चॉपर, हैंडेक्स और क्लीवर, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि चॉपर और हैंडेक्स और क्लीवर है ये कौन सी संस्कृति के या कौन से काल के हैं, तो ये हमारे किसके हैं, पूरा पाषाण काल के। ठीक है, अब जो राजस्थान का ये जो पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल हमारा, इसके अंदर जो सबसे एक इम्पोर्टेंट नाम आएगा ना, वो हमारा आएगा हैकट सर का। ठीक है, सीए हैकट का। हैकट, क्योंकि जो सबसे पहले इन्होंने ही इस कुल्हाड़ी को खोजा था। पूरा पाषाण काल की जो प्रथम औजार, जो प्रथम कुल्हाड़ी को खोजा गया था ना, वो सीए हैकट सर ने खोजा था हमारे कब, 1870 के अंदर। ठीक है, 1870 में सीए हैकट सर ने हमारी पूरा पाषाण कालीन हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी को खोजा था। कहाँ से खोजा था इन्होंने, जयपुर और इंद्रगढ़ से। जयपुर और इंद्रगढ़ से। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन अगर आपका ये आ जाए कि सीए हैकट ने कहाँ से पूरा पाषाण कालीन कुल्हाड़ी को खोजा था, तो इसका आंसर होगा जयपुर और इंद्रगढ़ से। या फिर क्वेश्चन इससे पलट के भी आ सकता है कि जयपुर और इंद्रगढ़ से क्या खोजा गया था, तो पूरा पाषाण कालीन कुल्हाड़ी किसने खोजी थी, सीए हैकट ने। कब खोजी थी, 1870 के अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर मेन है हमारा। इस नाम को तो आपको याद रखना ही है कि सीए हैकट सर कौन थे। ठीक है, 1870 में इन्होंने जयपुर और इंद्रगढ़ से कुल्हाड़ी को खोजा था, जो कौन सी थी, पूरा पाषाण कालीन थी। और अभी ये कहाँ पर है, अभी ये कुल्हाड़ी हमारे कलकत्ता संग्रहालय के अंदर है। कहाँ पर है ये कुल्हाड़ी अभी हाल फिलहाल में, कलकत्ता म्यूजियम के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेन जो एक लाइन थी कि भाई सीए हैकट ने 1870 के अंदर जयपुर और इंद्रगढ़ से एक कुल्हाड़ी खोजी थी, जो कौन सी थी, पूरा पाषाण कालीन कुल्हाड़ी थी। और हाल फिलहाल में ये कुल्हाड़ी अभी कहाँ पर है, कलकत्ता म्यूजियम के अंदर है। अब इसके बाद में हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के अंदर पुरातत्व खुदाई का या इसको मतलब एक्सप्लोर करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, किसने ये चीज स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमारे कौन आ जाएंगे, जब राजस्थान के अंदर जब सबसे पहले खुदाई करी थी पूरा पाषाण काल की, वो हमारी करी थी ACL कार्लाइन में। ठीक है, ये हमारे राजस्थान के पुरातत्व के कौन है, जनक है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में खुदाई करना शुरू किया था और एक नया मतलब एक आयाम दिया था हमारी आर्कोलॉजी को, कि राजस्थान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी आदि मानव के बारे में। तो ये हमारे यहाँ के पुरातत्व के जनक है। ठीक है, तो ACL कार्लाइल, आपको आया समझ में ये। इन्होंने कब खुदाई करी थी सबसे पहले, 1800 1871 के अंदर। ठीक है, तो ये जो दोनों डेट्स है ना, ये आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है, क्योंकि देखो सीए हैकट को सबसे पहले कुल्हाड़ी मिली 1870 के अंदर जयपुर और इंद्रगढ़ से। तो जब उन्होंने वो कुल्हाड़ी को देखा, उन्होंने अपने दोस्तों में पक्का ही बताया होगा, तो उसी में से कार्लाइल ने भी देखा होगा कि ये कुछ नई चीज मिली है और उनको वैसे ही इंटरेस्ट था इन सब चीजों के अंदर। तो फिर उन्होंने उन साइट को ज्यादा एक्सप्लोर करना चालू किया, ज्यादा खोदना चालू किया, नई नई चीजें ढूंढनी चालू करी। तो ऐसा करते करते 1871 के अंदर जब इन्होंने पूरा ये प्लान अप करके खोदा, तो हमारे यहाँ की नई नई साइटों के बारे में पता चला कि हमारे पुराने जमाने के अंदर क्या क्या था। ठीक है ना, तो इसलिए राजस्थान के अंदर ACL कार्लाइल को इसका जनक कहा जाता है। तो कंफ्यूज कभी मत होना, जनक कौन है, कार्लाइल, और कुल्हाड़ी खोजी थी हैकट ने। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
विराटनगर में कुछ प्राकृतिक गुफाएं और शैलाश्रय खोजे गए थे, जिसका प्रारंभिक पाषाण काल से लेकर के उत्तर पाषाण काल तक की साम्राज्य उपलब्ध हुई। विराटनगर जो हमारा है, यहाँ से विराटनगर जो साइट हमारी आती है ना, वो इधर आती है, जयपुर और अलवर के पास में। ठीक है, ये इधर हमारी साइट पड़ती, विराटनगर, अलवर, जयपुर, यहाँ पे। तो विराटनगर का तो वैसे ही बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे एक महत्व है। कैसे? महाभारत काल के अंदर भी विराटनगर का उल्लेख होता है कि वो लोग जो पांडव लोग थे, वो यहाँ पर आकर के उन्होंने शरण ली थी, फिर यहाँ के राजा ने उनको हेल्प भी किया था महाभारत का युद्ध लड़ने के अंदर। इससे पहले पौराणिक काल के अंदर भी हमारा विराटनगर से कनेक्शन रह चुका है। तो विराटनगर तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के अंदर। अब विराटनगर से हमको क्या मिले हैं? प्राकृतिक शैलाश्रय, मतलब कि गुफाएं, जहाँ पे आदि मानव रहा करते थे, वो गुफाएं हमको मिली है। ठीक है, तो विराटनगर आपको आ गया समझ में कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है हमारा जयपुर और अलवर की कॉमन साइट के ऊपर। ठीक है, अब शैलाश्रय, शैलाश्रय में जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एक और आएगा, भरतपुर के दर से, ये भरतपुर है, भरतपुर के जो दर नामक एक स्थान है, यहाँ से आपको मिला है पेंटिंग वाला, मतलब गुफा तो मिली है मानव की, लेकिन उसमें पेंटिंग्स बने हुए। ठीक है, ये देखो, ये वाली पेंटिंग्स बनी हुई, क्लियर तो नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ ये पेंटिंग्स बनी हुई है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? मानव आकृतियां जो भरतपुर के दर से, क्योंकि बाकी जगह पे जो गुफाएं मिली है विराटनगर के अंदर, कोटा के अंदर, ये जो गुफाएं मिली है ना, वहां पे हमारी पेंटिंग्स नहीं बनी हुई है। पेंटिंग सिर्फ एक ही जगह बनी है, कहाँ पर? भरतपुर के दर नामक जगह स्थान के ऊपर। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें मानव आकृतियां बनी हुई है, व्याघ्र मतलब जो शेर होता है वो बना हुआ है, शेर ही बाघ होता है व्याघ्र का मतलब, और बारहसिंगा बना हुआ है, और एक सूर्य की आकृति बनी हुई है। तो कई बार क्वेश्चन में आ गया कि पूरा पाषाण कालीन कौन सी पेंटिंग के अंदर सूर्य या व्याघ्र मानव आकृति या बारहसिंगा बना हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? वो भरतपुर का दर, कि यहाँ की एक इकलौती ये पेंटिंग है जहाँ पे मतलब पेंटिंग्स बनी हुई उस गुफा के अंदर। ठीक है, ये आपको आया समझ में कि विराटनगर के अंदर शैलाश्रय खोजे गए हैं। शैलाश्रय मतलब हमारा सीधा सीधा मतलब क्या होता है? केव्स, गुफाएं, जिसमें आदि मानव रहा करता था। ये हो गया शैलाश्रय। शैलाश्रय, इसका मतलब हो गया हमारे यहाँ पे केव। ठीक है, या फिर गुफा। ये सारी जो गुफाएं हैं हमारी, ये सब में कोई पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग सिर्फ भरतपुर वाली में है। दर के अंदर जो हमारी है उसके अंदर ही सिर्फ पेंटिंग बनी हुई है। ठीक है, पेंटिंग में किसकी बनी है? मानव की बनी हुई है, व्याघ्र मतलब कि बाघ की बनी है, बारहसिंगा की बनी है, और सूर्य की बनी हुई है। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद के अंदर अब हम पढ़ेंगे सैटर्न कार। ठीक है, अब एक और नाम इसमें आता है हमारे सैटर्न कार करके। सैटर्न कार, अब ये सैटर्न कार कौन थे? सैटर्न कार ने क्या किया था? झालावाड़ जिले के अंदर, कहाँ पे? ये जो हमारा झालावाड़ जिला है, यहाँ पर इन्होंने करी थी खुदाई। अब हमको अलग अलग ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से ने कहाँ पे खुदाई करी थी। तो झालावाड़ के अंदर करी थी सैटर्न कार जी ने खुदाई। ठीक है, यहाँ पर सैटर्न कार। ठीक है, सैटर्न कार जी को झालावाड़ की खुदाई के अंदर क्या क्या मिला था? कुछ ऐसे मतलब उपकरण मिले थे इनको आदि मानव के 1908 के अंदर। तो 1908 के अंदर झालावाड़ में खुदाई हुई थी, किसने करी थी? सैटर्न कार ने करी थी। और इनको वहां पे क्या मिला था? कुछ आदि मानव के पत्थर वाले उपकरण इनको मिले थे। ठीक है, अब इसके बाद के अंदर
एक हमारे एक और इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, वीरेंद्र नाथ मिश्र। इनका नाम बहुत बार सुना होगा, डेक्कन कॉलेज के ये थे, प्रोफेसर थे, वीरेंद्र नाथ मिश्र। ये हो गए वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र जो थे, ये हमारे पुरातत्व संग्रहालय के जो पूना कॉलेज थे उसके मतलब प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या किया था ना कि गंभीरी नदी हमारी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। बेड़ज नदी, गंभीरी नदी आपने अगर सुना होगा ना, ये हमारा मैप है, चित्तौड़गढ़। ये हमारा चित्तौड़गढ़ का पूरा एरिया, राजसमंद चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये पूरा एरिया पैसे मान के चलो, उदयपुर भी थोड़ा सा हम ले लेते हैं इसमें, क्योंकि उस समय तो सीमा निर्धारण था नहीं इसके लिए। तो ये हमारा हो गया चित्तौड़गढ़, राजसमंद, हल्का सा भीलवाड़ा, और ये हमारा हो गया उदयपुर। यहाँ पर जो हमारा था, गंभीरी और बेड़ज नदियां थी। गंभीरी और बेड़ज नदी के किनारे के ऊपर हमको आदि मानव के जो पूरा पाषाण कालीन है बहुत सारे उपकरण मिले। इसमें औजार हो गया, हड्डियां हो गई, उनकी थोड़ी बहुत गुफाएं वगैरह हो गई। ठीक है, तो गंभीरी नदी और बेड़ज नदी के किनारे पे किसने हमारी मतलब किसने खोज करी थी, तो वो हमारा कौन आ जाएगा यहाँ पर, वीएन मिश्र, यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र ने खोज करी थी। ठीक है, कहाँ पे करी थी, चित्तौड़। ये हमारा हो गया। झालावाड़ में किसने करी थी, सैटन कार्ड ने। चित्तौड़ में किसने करी है, वीएन मिश्र ने। सबसे पहले ही किसने खोज करी थी, कुल्हाड़ी की, हैकट ने करी थी। और यहाँ का जनक कौन है पुरातत्व का, तो वो कार्लाइल है। ठीक है, तो ये 4 नाम आप सबको याद हो गए होंगे अब तक। तो वीएन मिश्र तक क्लियर हो गया बिल्कुल। अब उसके बाद में हमारा आ जाएगा एक और हमारे यहाँ पे नाम है बी ऑल्चिन। ठीक है, एक ये हमारे एक इतिहासकार है, और ये हमारी कौन है, एक फीमेल इतिहासकार है। ठीक है, इकलौती फीमेल इतिहासकार का अगर नाम आता है कि कोई एक महिला इतिहासकार थी, तो वो कौन थी, बी ऑल्चिन। ठीक है, और इन्होंने कहाँ पे खोज करी थी, इन्होंने खोज करी थी जालोर के अंदर। जालोर जिले का जो पूरा खोजबीन किया था वो बी ऑल्चिन के निरीक्षण के अंदर हुआ था। ठीक है, तो हो गया क्लियर। चित्तौड़ का हमारा वीएन मिश्र हो गया, जालोर का हमारे बी ऑल्चिन हो गया, सैटन का झालावाड़ हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने अलग अलग जगह पे खोजा था। तो ये हमारा जैसे कि जालोर जिला, यहाँ पे कौन आ गई, बी ऑल्चिन। चित्तौड़गढ़ हमारा था, चित्तौड़गढ़ में कौन है, बी एन मिश्र। ये झालावाड़ था, ये झालावाड़ है। झालावाड़ में हमारे कौन थे, सैटन कार। ठीक है, तो ये 3 तो हमको अभी तक तो याद हो गए होंगे, बी ऑल्चिन, जालोर, सैटन कार, झालावाड़। चित्तौड़गढ़ में हमारे कौन थे, वीएन मिश्र। ठीक है, तो जयपुर और इंद्रगढ़ से जो हमको मिले थे हैकट से, उनको कुल्हाड़ी मिली थी। तो ये हमारे जो 3-4 है
खोजकर्ता या पुरातत्वविद बोल सकते हैं, इनको इतिहासकार बोल सकते हैं। तो इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था हमको राजस्थान की हिस्ट्री या आर्कोलॉजी जानने के अंदर। ठीक है, इसके बाद में एक और आपके पास में एक नाम आएगा, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, हमने 3-4 के बारे में पढ़ा, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। रतन चंद्र अग्रवाल कौन थे? ठीक है, ये जो रतन चंद्र अग्रवाल थे, ये हमारे किसके साथ में थे? वीएन मिश्र के साथ में थे। पूना जो कॉलेज था, डेक्कन पूना कॉलेज, उसके अंदर ये दोनों ही प्रोफेसर थे जो हमारे यहाँ पे खोजबीन करने के लिए आए। तो कई बार वीएन मिश्र की जगह आपको रतन चंद्र अग्रवाल जी का भी नाम दिख जाता है चित्तौड़ से कनेक्टेड होकर के, तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, रतन चंद्र और वीएन मिश्र, इन दोनों का जो एरिया है वो हमारा कौन सा एरिया है? चित्तौड़ का। बाकी जगह पे सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग खोज करी है, लेकिन चित्तौड़ की जो खोज हुई है जो पुरापाषाण कालीन स्थलों की, वो रतन चंद्र अग्रवाल और वीएन मिश्रा ने मिलकर के करी है। ठीक है, तो ये इतना आपका क्लियर हो गया। बाकी हमने भरतपुर के ये जो चित्रशैलाश्रय था, हमने इसके बारे में तो पढ़ ही लिया। तो अब जो पुरापाषाण काल था ना, उसमें हमको ये 4-5 नाम याद रखना है, जिसमें से मेन हमारा हो जाएगा हैकट। हैकट को क्या मिला था? कुल्हाड़ी मिली थी। कहाँ से मिली थी? इंद्रगढ़ और जयपुर से मिली थी। उसके बाद में जो पुरातत्व श्रेय जाता है हमारे यहाँ पे खोजकर्ता का, वो कालाई को जाता है, वो हो गया। इसके बाद में सैटर्न ने कहाँ पे खोज करी थी? झालावाड़ में करी थी। वीएन मिश्र, रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज कहाँ पर करी थी? चित्तौड़ और गंभीर जो नदी का बेड़ा शिव नदी है वहां पर करी थी। जालोर में हमारी किसने करी थी? बी ऑलचिन ने करी थी। तो ये जो 4-5 नाम है, ये हमारे पुरापाषाण कालीन खोजकर्ताओं के नाम है। ठीक है, पुरापाषाण कालीन खोजकर्ताओं के नामों के अलावा हम यहाँ की जो साइट्स वगैरह है वो देखेंगे, तो साइट्स में आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। मध्य पाषाण काल, साइट वगैरह का जो भी है वो मैप से मैं आपको बाद में बात समझा दूंगी लास्ट के स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो ये आपका अब आएंगे मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आपको समझ में आ गया था कि भाई मोटे उपकरण बनते थे, मतलब बहुत ज्यादा ही, ज्यादा बारीक बारीक वो बनाते नहीं थे, और उसके अंदर उनका जो हैंड एक्स था, क्लीवर था, ये सब उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब चॉपर, चॉपर का मतलब क्या होता है? काटने वाला। हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी वगैरह होती है, अभी वाली कुल्हाड़ी नहीं, पहले वाली कुल्हाड़ी जो पत्थरों की जैसी होती थी, ये उनका वहां पे मेन था। अब इस समय हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम बोलते हैं माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक का मतलब होता है छोटे उपकरण जो छोटे पत्थरों से बनते। पहले वाले जो उपकरण थे बहुत मोटे से थे, भारी भरकम थे, लेकिन अब जो ये एज आया मध्य पाषाण काल, इसके अंदर जो उपकरण बनने लगे वो एकदम छोटे छोटे से बनने लगे। लघु पाषाण भी उनको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हमारा क्या था? ब्लेड, ट्राइंगल, स्क्रैपर और पॉइंटर। ब्लेड एकदम तीखी होती है, छोटी सी होती, तीखी होती, तो उस समय वो ब्लेड बना रहे थे इस तरीके की। ये देखिए इनके औजार है, एकदम आगे और नीचे से एकदम पॉइंट है, इनके तीखे है, एकदम पतले से है, और इनका पूरा जो ये कॉर्नर वगैरह है ये एकदम तीखा तीखा है, मतलब किसी भी चीज को काटने या छीलने के काम आता है। तो ये वो चीज है। ठीक है, तो इनके वाले जो थे हमारे औजार, पतले थे, छोटे थे और एकदम तीखे औजार थे, जिसके अंदर मुख्य हमारे क्या आ गया? ब्लेड। ट्राइंगल इनका देख लो, हर चीज का ट्राइंगल बना हुआ इस तरीके के ट्राइंगल के शेप में थे, क्योंकि ट्राइंगल जो होता है वो तीनों कोनों से तीखा होता है, आगे से भी तीखा होगा और साइड के 2 कोनों से भी तीखा होगा। स्क्रैपर और ये पॉइंटर। अब ये जो हमारी साइट है मध्य पाषाण काल की, ये कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में लूणी और चित्तौड़ की बेडश नदी और विराटनगर के अंदर। ठीक है, हमने जैसे कि पढ़ा था पिछली स्लाइड के अंदर। अब हमारी आ जाएगी लूणी नदी। ये जोधपुर, वैसे लूणी नदी तो हमारी अजमेर से, हम अब इसको यहाँ से ही लेंगे। ये जोधपुर, बाड़मेर, ये होकर के ये जो जा रही है हमारी, ये हो गई लूणी। अभी लूणी नदी के किनारे पे क्या मिले हमको?
मध्य पाषाण काल के स्थल मिले। ठीक है, ये वाला हमको जो मिला था पूरा पाषाण कालीन, ये हमको कहाँ मिला था? चित्तौड़गढ़ के अंदर गंभीरी बीरज नदी के किनारों पे। मध्य पाषाण काल हमको कहाँ मिल रहा है? लूणी के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों नदियों का आपको क्लियर हो गया। मतलब जो मेजर साइट्स है वो ऐसा मिला तो हर जगह पे ये, लेकिन जो मेजर साइट है वो ये वाली है। अब मध्य पाषाण काल के अंदर लूणी तो ये पश्चिम राजस्थान में लूणी हो गया, चित्तौड़ में बेड़ज नदी और विराटनगर जयपुर के अंदर। ठीक है, अब इसका जो मेन हमारा है वो होता है कि बागोर। बागोर पड़ती है हमारे भीलवाड़ा में और तिलवाड़ा। पहले ये बाड़मेर में था, लेकिन अभी जब से जिले बने तो ये बालोतरा में आ गया। हमको यहाँ पे पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है। ठीक है ना, कि भाई इंसानों ने कब पशुओं को पालना चालू किया था, कब उन्होंने कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी को रखना शुरू किया। तो ये जो कब किया था इन्होंने? मध्य पाषाण काल के अंदर। ठीक है, पशुओं का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिलता है, मतलब पशु पालने की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल से शुरू हुई थी। पूरा पाषाण काल के अंदर मानव को रहने का, करने का कुछ भी ऐसा नहीं था। वो जानवरों की भांति खुद ही था। मतलब वही कपड़े वगैरह, उसको जो पत्तों के कपड़े वगैरह पहनना, गुफाओं में रहना, कच्चा मांस खाना, शिकार करना, खाना बदोश जीवन। मतलब कि एक जगह पे वो नहीं रह सकते थे, वो अलग अलग भटकते रहते थे। ठीक है ना, और जो भी जानवर उनको मिलते थे उनको मार के वो खा जाते थे। तो ये पूरा पाषाण कालीन मानव था। एज ए मतलब एज ए एनिमल टाइप ही थे वो लोग। फिर धीमे धीमे टाइम बीता, मध्य पाषाण काल के अंदर हम लोग आए। मध्य पाषाण काल के अंदर अब वो कुछ कुछ जानवरों को पहचानने लग गए। जैसे ये कुत्ता है, गाय हमको दूध दे रही है, भैंस दूध दे रही है, बकरी दूध दे रही है, कुत्ता घर की रखवाली कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने जानवरों को पहचानना चालू किया और उन्होंने उसको अपने घर में पेट रखना चालू कर दिया। कुत्ते को पेट रखेंगे तो भाई कुत्ता दूसरे जानवरों से रक्षा करेगा उनकी, है ना। तो इस तरीके से जो हमको एकदम प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है पशुपालन का, वो हमको मिलता है बागोर भीलवाड़ा से और तिलवाड़ा बालोतरा से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। बागोर और तिलवाड़ा, तो राजस्थान में यही दो साइट है जहां से हमको पशुपालन का मिला है। अब है शवों को दफनाना चालू किया था। मध्य पाषाण काल में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई थी कि इन्होंने शवों को दफनाना चालू किया। पहले ये लोग क्या करते थे, मर जाते थे ना, तो ये वहीं पर शवों को फेंक देते थे जंगल के अंदर, ताकि जानवर वगैरह उनको खा ले। लेकिन मध्य पाषाण काल आया, थोड़ी सी उनकी बुद्धि विकसित हुई, तो उनको थोड़ा सा सेंस आया कि नहीं, अब हम शवों को ऐसे नहीं फेंकेंगे। तो इन्होंने जमीन के अंदर खड्डा खोद के इसको दफनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक बोलते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक परिवर्तन हुआ पूरा पाषाण से मध्य पाषाण के अंदर। उनके औजार छोटे हुए, वो थोड़े से और सभ्य होने लगे। मतलब पशुओं को पालने लग गए, शवों को ऐसे फेंकने की जगह वो दफनाना उन्होंने प्रारंभ किया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई शवों को दफनाना कौन से काल में शुरू हुआ था, तो वो हमारा मध्य पाषाण काल के अंदर शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल है, जिसके अंदर हमने जो साइट्स पढ़ी थी, एक तो ये वाली थी, लूणी नदी साइट्स, सेकंड हमारी जयपुर विराटनगर की थी, और तीसरी हमारी वापस से चित्तौड़गढ़। अब कोई भी सभ्यता होगी ना, वो नदी किनारे ही बसेगी। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी बीरज नदियां पड़ती थी, लूणी एक नदी पड़ती है, जयपुर एक मैदानी क्षेत्र में आता है। मतलब तो ये तीनों ही उपजाऊ है। अब जहां पर उपजाऊ होगा, पानी पानी होगा, तो वहां पर कोई भी सभ्यता हो, चाहे वो अभी की सभ्यता हो, चाहे वो बात पुरानी सभ्यता रह चुकी है, वो वहीं पर ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि उनको संसाधन वहां पे आसानी से मिल जाते थे। जानवरों की उपलब्धता थी, पानी था वहां पे, खेती मतलब सब हरा भरा था, जंगल थे इसके लिए। तो कोई भी सभ्यता हो तो वो नदी किनारे हमको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल के ना मेन पॉइंट तो यही है कि पशुपालन का हमको साक्ष्य मिला था, शवों को हमारे दफनाना शुरू कर दिया गया था। अब मध्य पाषाण काल के अंदर ही हमारे जो आता है इम्पोर्टेंट चीज,
लेकिन जो हमारे मध्य पाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल के जो मेन इतिहासकार है वो हमारे कौन है? वीएन मिश्र। ये वीएन मिश्र वही है जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के अंदर खुदाई करी थी, गंभीरी नदी के किनारे पे पूरा पाषाण काल इन्होंने ढूंढा था। इन्होंने आगे उसको कंटिन्यू करा तब उनको और ज्यादा औजार मिले, लेकिन वो जो ये औजार मिले थे पिछले वालों से कुछ डिफरेंट थे, तो उन्होंने इसको बताया कि ये हमारी नई जनरेशन के, मतलब कि मध्य पाषाण काल के औजार है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की औजारों का खोज का श्रेय भी किसको दिया गया था? वीएन मिश्र को। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि भाई मध्य पाषाण कालीन स्थलों की खोज किसने करी थी मुख्यतः? तो मुख्यतः में हमारे वीएन मिश्र आ गए। और बाकी इसके जो औजार थे हमारे क्लीवर, पॉइंटर, स्क्रैपर वगैरह, यही सब कुछ थे। अब इसके बाद में आएगा हमारा नवपाषाण। नवपाषाण के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि गार्डन चाइल्ड ने इसको पाषाण कालीन क्रांति कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है इसने, हम इससे जानेंगे कि नवपाषाण काल वह टाइम है जब इंसान को, मतलब जो आदि मानव था उसको पहिए बनाना आ गया था। ठीक है, वो बर्तन बनाने जानने लग गया था, उसने खेती बाड़ी शुरू कर दी थी, उसने आग की खोज शुरू कर दी थी, मतलब 4 नए नए उसने इनोवेशंस करने चालू कर दिए थे। ठीक है, पहले वाले पूरा पाषाण काल में वो जंगली बन के रह रहा था। मध्य पाषाण में सिर्फ उसने जानवरों को पालना और शवों को दफनाना सीखा था। लेकिन जब नव पाषाण काल आया तब उसने बर्तन, पहिए बनाना, आग की खोज करना, पशुपालन सब कुछ चालू कर दिया। वो स्थायी निवास में रहने लग गया, अपनी बस्तियां बसाने लग गया, अपने घरों को बना करके एक जगह पे रहने लग गया, खेती करने लग गया वो। ठीक है, अब जब खेती होगी तो ऑब्वियसली बात है कि भाई सामान ज्यादा आएगा, मतलब कि जो खेती बाड़ी के अनाज वगैरह होंगे, सामान और भी कुछ रखने का होगा वो ज्यादा होगा। तो उसको स्टोर किस में करेंगे? तो स्टोर करने के लिए उसने क्या बनाया? मिट्टी के बर्तन बनाए। ठीक है ना, तो नवपाषाण काल हमारे लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पशुपालन तो था ही पहले से, कृषि और मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए। जहाँ पे कृषि होगी तो मिट्टी के बर्तन ऑटोमेटिकली बनेंगे ही स्टोर करने के लिए। पहिए और आग की खोज हुई, पहले पहिया बनाया, फिर उन्होंने क्या बनाया? चाक बनाया, चाक के ऊपर और बर्तन उन्होंने बनाए तो बर्तन और भी सुंदर बने उनके। इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इसको पाषाण कालीन क्रांति कहा। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाषाण कालीन क्रांति किस युग को कहा गया है? तो नवपाषाण काल को कहा गया है। किसने कहा है? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे औजारों के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। अब इसके औजार देखो, सामने से देखने पे ही कितने मतलब ऐसे सुसज्जित टाइप के लग रहे हैं कि इस समय मानव को काफी ज्यादा चीजों का ज्ञान हो चुका था। एक ही हमारी प्रॉपर वे में कुल्हाड़ी दिख रही है, जैसे कुल्हाड़ी हम अभी देखते हैं, है ना। तो ये हमारी हो गई एक कुल्हाड़ी हो गई। ये भी हमारी कुल्हाड़ी जैसा, ये हथौड़ा, हैमर जिसको बोल सकते हैं हम, वो लग रहा है। ये कुल्हाड़ी लग रही है। ये और भी टाइप के इनके जो औजार वौजार थे, एक ये भी हैमर लग रहा है। ये इन्होंने देखो बीच में छेद करके ऐसे लकड़ी फंसाने के लिए, ताकि वो कुछ उसका यूज कर सके। जैसे हम अभी वाले हमारे जो औजार देखते हैं जहाँ पे मकान वगैरह बन रहा होता है, तो उधर इस टाइप के हमको औजार देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में ये एक नाइफ बनाया है, चक्कू का पूरा शेप दिया है इन लोगों ने, इस तरीके से पूरा तीखा करके। तो ये हमारे कौन से हैं? नवपाषाण काल के औजार है, एकदम प्रॉपर वे में बने हुए, सुसज्जित टाइप के। तो कितना ज्यादा चेंज आया, मतलब पूरा पाषाण से लेकर के नवपाषाण तक के जो औजार थे उनमें हमको कितना ज्यादा बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मेन तो अपना यही था, आग की खोज, पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती बाड़ी करना, और एक इंसान का एक जगह पर प्रॉपर रहना, मतलब स्थायी जीवन जीना उसने शुरू कर दिया था। तो ये सब चीजें कब हुई थी? नवपाषाण के अंदर। इसलिए इसको गार्डन चाइल्ड ने बोला है कि यह एक पाषाण कालीन क्रांति है। ये हो गया स्थायी निवास, बस्तियां बसाना भी उसने चालू कर दिया था। ठीक है,
तो ये नवपाषाण काल के अंदर उसने मुख्यतः किया था। विद्वानों ने जो माना है वही जो मैंने आपको बताया कि मतलब कि कोई भी खेती बाड़ी होगी तो अनाज होगा तो वह ज्यादा मात्रा में होगा। अब इतना तो इंसान खा नहीं सकेगा, उस समय कुछ ऐसा विनिमय व्यापार का कुछ सिस्टम था नहीं, तो वो सारा सामान वो रखेगा कहाँ पे। तो ये बोले कि खेती करने के बाद में जो उस मानव के दिमाग की उपज है कि उसने मिट्टी के बर्तनों को बनाना चालू किया। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि मिट्टी के बर्तन किस युग में बने या किस काल में बने, तो वो हमारा हो जाएगा कि नवपाषाण काल के अंदर हमारे मिट्टी के बर्तनों को बनाया गया है। लेकिन ये जो बर्तन हमारे थे ना, ये इतने मजबूत तो नहीं थे, जल्दी टूट भी जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो बर्तन और मजबूत होते गए, उनके ऊपर डिजाइन आती गई, अलंकरण आते गए, ज्योमेट्रिक जो डिजाइन होती है मतलब वो सब कुछ आता गया। ठीक है, अब वो जो आग का इसने आविष्कार किया था, यहाँ पे जो हुआ था हमारा आग की जो खोज हुई थी ना, पहले इसने क्या किया था, उससे सीधा भोजन नहीं पकाया था, इसने सबसे पहले उससे जानवरों को भगाने में थोड़ा सा हेल्प लिया था। मतलब कि कोई भी जानवर अगर रात को परेशान करने आ रहा है तो आग दिखा दो तो वो भाग जाएगा। दूसरी बात, जब समय वगैरह मौसम बदलता था, रात होती थी, सर्दी लगती थी, तो उनको ऊष्मा मिलती थी इन सब चीजों से। तो पहला जो यूज आया था ना आग का, वो ये आया था कि जानवरों को भगाने के लिए था, शरीर को ऊष्मा देने के लिए था। फिर धीमे धीमे किसी एक के दिमाग की बत्ती जली होगी, उसने ट्राई किया होगा कि भाई इस मांस को पका करके देखते हैं, मांस को पकाया, उनको अच्छा लगा, और उसके बाद से उन्होंने मांस को पका करके खाना चालू कर दिया। ठीक है, तो जो आग की खोज हुई थी तो मुख्यतः किसके लिए हुई थी, आत्म रक्षा, ठीक है, और ऊष्मा के लिए हुई थी। इसका भोजन से तुरंत हम कनेक्शन नहीं दे सकते। उसका जो मुख्य पर्पस था इसके करने का, वो था अपना आत्मरक्षा करना और ऊष्मा प्राप्त करना। उसके बाद में उसने भोजन को लेकर के इन सब चीजों को चालू किया। अब इसके बाद में जो एक होता है, हमने पहले पढ़ा था कि उन्होंने शवों को दफनाना चालू किया था। अब इसके अंदर उन्होंने और नई डिजाइन डाल दी। अब सिर्फ शवों को वो प्लेन दफनाते नहीं थे, उसके ऊपर ऐसे मतलब देखा हो कभी आपने, जैसे कि ये समाधि बनी हुई है किसी की, ये जमीन है, यहाँ पे किसी का शव अंदर है। तो पहले जब मध्य पाषाण काल था उसमें अंदर सीधा उन्होंने दफना दिया। इस वाले युग में उन्होंने क्या किया ना, ऊपर एक ऐसे पत्थर रखना चालू कर दिया। कोई ऐसा खड़ा पत्थर रखता है, कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल पत्थर रखता है। इससे क्या होता है ना कि भाई वो लोग पहचान सकते थे कि भाई ये हमारे परिवार के सदस्यों का है। ठीक है, तो पहले वाले जो मध्य पाषाण में क्या था, सिंपल गाढ़ा जमीन में। अब इसमें इन्होंने ये सब बनाने चालू कर दिए। मतलब ये जमीन के ऊपर जो अभी स्मारक पत्थर हम टाइप देखते हैं ना किसी की कब्र के ऊपर, इस तरीके के उन्होंने पत्थर बनाने चालू कर दिए। इससे क्या होता था ना कि भाई हमारे फैमिली मेंबर की ये लोगों की कब्र है, तो वो उनको ऐसे डिफाइन हो जाता था। तो एक तरीके का ये भी मतलब इनोवेशन ही था उनका, कि वो लोग अपने परिवार के बारे में समझने लग गए थे कि भाई हमारा परिवार कौन सा है, उनके लोग जो मरने के बाद में जाते हैं उनको हमको कैसे रखना है। और इसके साथ साथ में इन लोगों ने क्या किया था, जो गहने और बर्तन थे ना, मतलब गहने तो उस समय तो थे नहीं, मिट्टी मिट्टी के गहने होते थे अलंकरण के लिए, बर्तन वगैरह हम मेन कह सकते हैं कि बर्तनों को और इनका जो सामान वामान था ना उसको साथ में दफनाना शुरू कर दिया। अब उस समय इनको तो मालूम नहीं था कि वो इंसान मर के जा कर है। उनको लगा कि भाई इस दुनिया को छोड़ के कहीं और अच्छी दुनिया में जा रहा होगा, तो उसको जरूरत पड़ेगी रास्ते के अंदर बर्तनों की, जो उसका सामान था, तो उसको साथ में दफनाते थे वो लोग नवपाषाण काल के अंदर, ताकि उसके जो उस जीवन को कोई ऐसा मतलब बोलते ना कि कोई परेशानी ना आए, और वो इन सब चीजों का यूज कर सके। तो एक वो उनका मतलब एक मेंटेलिटी था इन सब बर्तनों को दफनाने के लिए। तो नवपाषाण काल के अंदर हमारा ये हो गया कि भी दफनाने के साथ साथ में वो एक स्मारक पत्थर टाइप का ऊपर लगा रहे, साथ में वो सामान बर्तनों को भी हमारे दफनाए जा रहे। ठीक है, तो ये था हमारा नवपाषाण काल की इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हमने इन सब में मोटी मोटी बातें सीखी कि भाई उस समय हुआ क्या था।
पूरा पाषाण काल के अंदर क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था और नव पाषाण काल में क्या हुआ था। ज्यादा चीजें तो हमारे नव पाषाण काल के अंदर ही हुई है। अब इसके बाद में एक और चीज हमारी आती है कि इसकी खोज किसने करी थी, नव पाषाण काल के अंदर खोज। तो हमारे जो मुख्यतः राजस्थान में जो खोज चल रही है ना अभी रखी, मतलब इस वाले युग की, तो वीएन मिश्र और ये हमारे बी ऑल्ची, रतन लाल जी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, अभी इन्हीं का ही टाइम चल रहा है। ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे अमलानंद घोष वगैरह, वो हमारे सिंधु सभ्यता के अंदर आएंगे जो कालीबंगा सभ्यता को कनेक्ट करती है, तो वो हमारा थोड़ा सा बाद में आएगा। अभी जो चल रहा है हमारे यहाँ पे खोजकर्ता में सिर्फ वीएन मिश्र, रतन चंद्र अग्रवाल और बी आलची। ठीक है, तो अभी हमको इन्हीं से ही कनेक्ट करना है। तो ऐसे हम मुख्यतः कुछ कह नहीं सकते कि नवपाषाण काल को स्पेशली इन्होंने खोजा, वो सिर्फ खोजबीन कर रहे थे। जैसे जैसे अलग अलग टाइप के उनको पत्थर मिलते गए, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया और उनको डिफाइन किया कि ये हमारा नवपाषाण काल का है कि ये हमारा पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, अब है शैलाश्रय। शैलाश्रय जो है भारत राजस्थान की अरावली पर्वतमाला और चंबल नदी की घाटी में एक ऐसा शैलाश्रय प्राप्त हुए जिनसे प्रागृत ऐतिहासिक काल के मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए पाषाण उपकरण, अस्थि अवशेष और अन्य पूरा सामग्री प्राप्त हुई है। इन शैलाश्रयों की छत, दीवारों, भित्ति आदि पर प्राचीन मानव द्वारा उकेरे गए शैल चित्र, तत्कालीन मानव जीवन की झलक दिखाई देती है। और सर्वाधिक क्या है इसमें, आखेट के चित्र है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो राजस्थान के शैलाश्रय है उसमें सर्वाधिक चित्र किसके हैं, तो हमारे किसके चित्र है ये सबसे ज्यादा, शिकार के। आखेट का मतलब होता है हमारा शिकार। ठीक है, ये शैलाश्रय हमारे ऐसे होते हैं। ये देखो, ये गुफा बनी हुई है पहाड़ के ऊपर, अंदर ऐसा यूं जाने का रास्ता है, ये हमारा शैलाश्रय होता है। शैलाश्रय में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम सीधी सीधी भाषा में केव भी बोल सकते हैं। शैल मतलब पत्थर, आश्रय मतलब कि जो आश्रय लेना होता है, तो वो पत्थर का आश्रय यानी कि गुफा हो गई। तो इसमें हमारा मुख्य तो यही है कि हमको चंबल घाटी से अरावली से मतलब जो गुफाएं मिली है ना उसमें से आखेट के चित्र हमको ज्यादा मिले, और जो मेन जो चित्रित कौन सी है वो हमने भरतपुर का दर पढ़ाई था। इसके अलावा हमको बूंदी के अंदर छाजा नदी, यह बूंदी की हमारी छाजा नदी हो गई। कोटा में चंबल का एक अरनिया नामक स्थान है। इसके अतिरिक्त विराटनगर जो कि कोटपुतली बहरोड में पड़ता है, अब सोहनपुरा, नीम का थाना और हरसौरा अलवर, यहाँ से भी हमको अब जाकर के चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। ठीक है, ये अभी हमको नवीनतम मिले हैं, लेकिन जो पहला है हमारा वो भरतपुर का, ये सबसे प्राचीन टाइम पीरियड का सबसे जो प्राचीन चित्र हमको मिला भरतपुर के दर से मिला है। इसके बाद में नव पाषाण काल के अंदर हमको कहाँ पर मिला है, बूंदी के छाजा नदी में, कोटा चंबल के अरनिया क्षेत्र में, विराटनगर में, सोहनपुरा में, हरसौरा में और अलवर, मतलब हरसौरा अलवर के अंदर हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हमारे नव पाषाण कालीन स्थल थे। अब एक बार हम इस टेबल के अंदर देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, ठीक है, इसका जो प्राचीन अब स्थल आ गया, इसमें हमारे पास में एक आ जाएगा डीडवाना। ठीक है, पूरा पाषाण काल का डीडवाना, ये जो है क्या है, ये सबसे प्राचीन स्थल। ठीक है, उसके बाद में हमारा आएगा जायल जो कि नागौर में है, विराटनगर, जयपुर, जयपुर में नहीं, अभी कोटपुतली बहरोड में आ चुका है। ठीक है, भानगढ़ हमारा अलवर, इंद्रगढ़ बूंदी और दर भरतपुर। यहाँ से जो हमको साक्ष्य मिले वो कौन से मिले, पूरा पाषाण काल के मिले। ठीक है, साइट्स कौन सी होगी, डीडवाना, जायल, विराटनगर, भानगढ़, इंद्रगढ़ और दर। उपकरण जो हमारे कौन से हैं, हैंडक्स है, चॉपर चॉपिंग है और क्लीवर यानी कि गंडासा, पकड़ जिसको बोलते हैं। इनकी जीवन शैली कैसी थी, यायावरी जीवन आखेटक, मतलब शिकार ही करते थे और यायावर थे, घूमते फिरते रहते थे, कहीं एक जगह पर फिक्स होकर के रहते नहीं थे। खाद्य संग्राहक,
खादर को ये संग्राहक मतलब करते नहीं थे, ठीक है, कोई शिकार कर लिया, बड़ा शिकार था, उस जानवर को साथ में लेकर के घूम लेते थे कि भाई भूख लगेगी तो हम बाद में खा लेंगे, ठीक है। आंख से परिचय, आंख से परिचय इनका उस समय वैसे नहीं हुआ था जैसे उन्होंने नवपाषाण काल के अंदर यूज किया था, लेकिन हमारे जो मुख्यतः हम बोलेंगे ना कि भाई आंख से हमारा परिचय कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में हमारा प्रॉपर इसका यूज हुआ था। आंख से परिचय में इनका ये था कि वो पत्थर वाली वो स्टोरी थी कि पत्थर से पत्थर टकराए थे और उन्होंने आग की खोज करी थी, लेकिन उसको यूटिलाइज करना उन्होंने नहीं सीखा था कि उसको हम यूज कैसे करेंगे। ये उस चीज को देख करके डर गए थे, क्योंकि उस समय ये इनको समझ में ही नहीं आता था सूरज भी निकल रहा है अगर ऊपर से, तो सूरज कहाँ क्यों निकल रहा है, रात कैसे हो रही है, इनको कुछ नहीं पता था उस समय। ये एकदम पशु के जैसे पशु ही थे, ठीक है। तो इसका ये जो आग से परिचय हुआ था सिर्फ, लेकिन उन्होंने आग का यूज करना नहीं सीखा था। फिर आया हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जो हमारी साइट्स है वो है बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, मतलब मैंने बताया था आपको ये अभी बालोतरा में है, विराटनगर, जयपुर, ये अभी बहरोड कोटपुतली के अंदर है। इसमें हमको मिला था स्क्रैपर और पॉइंटर, ठीक है, सूक्ष्म पाषाण युग, जो मैंने आपको बताया था एकदम पतले वाले छोटे छोटे से जो उनके थे माइक्रो वाले वो। अब इसमें इन्होंने क्या सीखा था, पशुपालन करना सीख ही लिया था। जो बागोर और तिलवाड़ा हमारी जो थी सभ्यता मतलब स्थल थे जहां से हमको पशुपालन मिले, ठीक है। खाद्य संग्रह थे, आखेटक की तब भी थे। इसके बाद में अब हमारा आएगा ये नवपाषाण काल। अब इसकी जो हमारी है साइट्स वो कौन कौन सी है, आहड़ यानी कि उदयपुर, गिलुंड राजसमंद, कालीबंगा, झर यानी कि जयपुर में है, ये बी आलचिन ने इसको खोजा था, ठीक है। झर नामक जो स्थान है जयपुर में किसने खोजा था, बी आलचिन ने खोजा था। और इसके अलावा क्या वो बी आलचिन ने खोजा था तो जालोर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारी कुल्हाड़ी, सैट और वसूला, ये मतलब उनके हिंदी नाम है, जिसमें वो चक्कू हम कह सकते, कुल्हाड़ी कह सकते, फावड़ा कह सकते, वो सारी चीजें थी। अब इनके अंदर इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, बस्तियों में स्थायी जीवन था, पहिए का इनका आविष्कार था, ये इनका मुख्य था, और साथ ही साथ में आग का यूज करना, ठीक है, इनको ये आ गया था। तो ये हमारा हो गया जो ये 3 साइट्स थी हमारी, आहड़, गिलुन, कालीबंगा, झर हमारी होगी नवपाषाण कालीन। मध्य पाषाण काल में हमारा आ गया बागोर, तिलवाड़ा, विराटनगर, और पूरा पाषाण काल के अंदर हमारा आ गया डीडवाना, जायल, विराटनगर, भानगढ़, इंद्रगढ़ और दर, ठीक है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल हमारा तिलवाड़ा, बाड़मेर, मतलब वही हो गया हमारी लूनी नदी का जो किनारा पूरा आता है। बागोर, भीलवाड़ा हमारा ये हो गया वो चित्तौड़गढ़ कंपनी नदी वाला, मतलब नदी किनारे वाली जो सभ्यताएं थी हमारी। अब इसके बाद में ये आया एक मैप। अब इसमें कंबाइंड सभी का ही है, जो हमने पढ़ी नहीं है अभी उसका भी है साथ में, लेकिन हम अभी हमारे काम का ही देखेंगे। जैसे कि तिलवाड़ा हो गया, इसके बाद में जालोर के अंदर जो बी आलचिन ने खोजा था भीनमाल और एलाना, पाली के अंदर जो साइट है नाडोल, गिलुंड, बागोर, अभी भीलवाड़ा, ठीक है। जैसे कि ये भीलवाड़ा की है, इसमें हमारी बागोर आ गई जो हमने पढ़ी थी पशुपालन की पुरानी, ओझियाना, यहाँ पे आ गया अपना लाछूरा। इसके बाद में आहड़, बालाथल, ईसरवाल, जावर, ये कहाँ है हमारी उदयपुर के अंदर। चंद्रावती अभी में पढ़ा नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। नगर रेड, ये भी अभी हमारे आया नहीं है। हाँ बैराट, बैराट हमको पता है, ये विराटनगर को बैराट बोलते हैं। जोधपुरा, नलियासर, बरोर, कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वरा, ये सब जो एक ऊपर ऊपर से मतलब एक ओवरव्यू टाइप से है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में, ठीक है। तो एक बार आप ये नाम वाम देख लेना इसके अंदर कि कौन सी जगह कहाँ पे पड़ती है। जैसे पूगल, सौंथी, सावनिया ये हमारी बीकानेर में पड़ती है, ओला, कुंडा, पारेवार, सानू ये हमारा जैसलमेर में पड़ता है, तिलवाड़ा हमारा बाड़मेर में पड़ता है, कुराड़ा
भीनमाल, एलाना, नाडोल पालिका है, गिलुंड हमारी राजसमंद की है, बागोर, ओझियाना, भिलवाड़ा हो ही चुका है, आहड़, पालाथाल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये एक हमारा एक ओवरव्यू टाइप का था, कैसे मतलब पूरा पाषाण काल से हम नव पाषाण काल के अंदर एंट्री की, हमने क्या क्या नई नई चीजें खोजी, क्या क्या उन लोगों ने किया था, उसके बारे में हमने जाना है और पढ़ा है। अगली क्लास के अंदर हम इसके बारे में और डिटेल्स जानेंगे कि किसने कहाँ पे क्या खोजा था, वहाँ की स्पेशलिटीज क्या थी। ठीक है, एक बार आप पूरा इसको एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, मैप्स के थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजें कहाँ पर मिली है हमको, और उनके औजार कैसे थे, उनकी स्पेशलिटीज क्या थी। और ऐसे करके आज हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।